दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप लोग भी उनसे जागरूक हो सके और उनसे लाभान्वित भी हो सके कहीं ना कहीं। तो आइए आज के हमारे इस अंक की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले नजर डालें हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आपको जानकारी दें कि मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में हाल ही में किया गया। क्या कुछ खास है इस सेंटर में, आइए विस्तार से आपको बताते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान में। आईएनए स्थित दिल्ली हाट में मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस अवसर पर कृषि मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा, मंत्रालय के संयुक्त सचिव शुभ ठाकुर, नेफेड के प्रबंध निदेशक राजबीर सिंह एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। गौरतलब है कि नेफेड ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से मिलेट्स पर जागरूकता बढ़ाने और आम जनता के बीच इसे अपनाने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर की स्थापना की। 72 देशों द्वारा समर्थित भारत के प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के रूप में घोषित किया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कृषि मंत्रालय और नेफेड की टीम दोनों ने मिलकर भारत सरकार के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की एक सफल कोशिश की है। दिल्ली हाट में आज एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ हो रहा है और मुझे पूरी आशा है कि यह अनुभव केंद्र आने वाले कल में मिलेट्स ईयर को और ऊंचाइयां प्रदान करेगा और मिलेट्स की खपत, प्रोसेसिंग और उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम के रूप में हम सबके सामने उपस्थित रहेगा। इस अवसर पर मैं कृषि मंत्रालय और नेफेड की टीम को बहुत बधाई देता हूं, उनका इस सफल प्रयास के लिए अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस अवसर पर अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं समझता हूं मिलेट्स यानी श्री अन्न भारत के लिए नया विषय नहीं है। परंपरागत रूप से प्राचीन काल से ही श्री अन्न का उत्पादन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों के द्वारा किया जाता रहा है। एक कालखंड ऐसा भी था जब भारतीयों की भोजन की थाली में मिलेट्स को पर्याप्त स्थान था। मिलेट्स के महत्व को सब जानते भी थे, मानते भी थे और मिलेट्स का उपयोग भी करते थे। धीरे धीरे
हमारे कृषि वैज्ञानिकों के अनुसंधान के परिणाम स्वरूप, सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप देश में खाद्यान्न की दृष्टि से गेहूं और चावल की प्रचुरता बढ़ती गई। यह खाद्यान्न हमें आसानी से उपलब्ध होने लगे, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने लगे और सरलता से उपलब्धता होने के कारण धीरे धीरे भोजन की थाली में जो श्री अन्न का स्थान था वो कम होता गया और इस वजह से मिलेट्स का जो उत्पादन था वह भी प्रभावित हुआ। लेकिन हम सब जानते हैं भारत विभिन्न प्रकार की जलवायु से संपन्न देश है। एक तरफ सर्दी बहुत है, एक तरफ गर्मी बहुत है, एक तरफ देखें तो पानी बहुत है, एक तरफ देखें तो वर्षा पर ही लोगों का जीवन निर्भर है। कहीं भूमि बहुत उपजाऊ है, कहीं भूमि कम उपजाऊ है। भिन्न भिन्न प्रकार के किसान हैं, कोई खाद्यान्न के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई मिलेट्स के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई फलों की खेती कर रहा है, कोई फूलों की खेती कर रहा है। कुल मिला के हमारी कृषि आज एक तौर से देखें तो बहुत ही संपन्न अवस्था में है। लेकिन इस सब के रहते अगर श्री अन्न का भोजन की थाली में स्थान कम हो जाए तो ये उत्पादन की दृष्टि से ही चिंता का विषय नहीं है, छोटे किसान की आमदनी की दृष्टि से ही चिंता का विषय नहीं है। यह हमारे पोषण युक्त आहार से संबंधित विषय भी है। और इसलिए जब पिछले दिनों कोविड आया तब हम सबको इम्यूनिटी लेवल की चिंता हुई और उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयत्न भी हुए। लेकिन हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि जो परंपरागत हमारे उत्पादन हैं, प्रकृति ने हमको स्वाभाविक रूप से प्रदान किए हैं, वो सभी उत्पाद कृषि के क्षेत्र में हों, अन्य क्षेत्र में हों, मैं समझता हूँ कि उनमें वह सब कुछ विद्यमान है जो एक स्वस्थ शरीर के लिए चाहिए, स्वस्थ मानव के लिए चाहिए। मिलेट्स भी उनमें से एक है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात का प्रयत्न करते रहते हैं कि देशज भाव प्रबल होना चाहिए, देशज ज्ञान का प्रभाव सारी दुनिया में होना चाहिए, देशज विज्ञान उसकी भी प्रसिद्धि होनी चाहिए, देशज खेती उसके लिए भी काम होना चाहिए। और हमेशा देश की जो ताकत है उसको वैश्विक मंच पर कैसे रखा जाए, उसका वैश्विक उपयोग कैसे हो, यह प्रधानमंत्री जी की चिंता हमेशा रहती है। और आप सब ने अनुभव किया होगा पिछले 8-8.5 वर्षों में भारत की ताकत तो पहले से ही थी, लेकिन उस ताकत को ठीक प्रकार से वैश्विक मंच पर मोदी जी की कार्यकुशलता के परिणाम स्वरूप रखने का जो प्रयत्न हुआ, उसके कारण निश्चित रूप से भारत की सारी दुनिया में प्रतिष्ठा भी बढ़ी है और साख भी बढ़ी है। योगा हमारी पुरानी विधा थी, जिनको ज़रूरत थी वो योगा करते भी थे,
जो जानते थे वो मानते भी थे, लेकिन फिर भी सामान्य तौर पर लोग इसको एक एक्सरसाइज के रूप में ही लेते थे। लेकिन ये भारतीय विधा है और यह मनुष्य को स्वस्थ जीवन और नया जीवन प्रदान कर सकती है, ताकत योगा में है। इस बात को नरेंद्र मोदी जी ने जब संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा तो आज हम देखते हैं कि योगा डे के दिन सैकड़ों देश योगा डे मनाते हैं। योगा को अपनी जीवनचर्या में उन्होंने सम्मिलित किया है और योग विद्या के कारण भारत की प्रतिष्ठा सारी दुनिया में बढ़ी है। ठीक इसी प्रकार से जब मिलेट्स की बात आई तो मिलेट्स के बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक मंच का उपयोग किया। मिलेट्स की अच्छाइयों के बारे में, मिलेट्स की ताकत के बारे में, मिलेट्स के महत्व के बारे में जो प्रतिपादन संयुक्त राष्ट्र संघ में हुआ, परिणाम स्वरूप 72 देशों का समर्थन मिला और आज दुनिया मिलेट्स ईयर 2023 अपने अपने यहाँ आयोजित कर रही है। मैं नाफेड को और हमारे एग्रीकल्चर मंत्रालय की टीम जो इसमें मिलेट्स पे काम करते हैं उन सबको कंग्रेचुलेट करता हूँ, अभिनंदन जनाना चाहता हूँ कि आज मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर यहाँ खोला गया है। मुझे याद है इसी जगह पर 8 महीने पहले एक मिलेट्स पे ही कार्यक्रम हुआ था और उस समय इधर कुछ स्टॉल लगे थे मिलेट्स के ऊपर और वहाँ पे मिलेट्स का खाना खिलाया गया था। ये 8 महीनों में कई तरह के कार्यक्रम करे गए हैं और ये मैं फिर से एक बार आप लोगों को सामने आपको बता देता हूँ। 2018 से भारत में हम मिलेट्स पे जोर या श्री अन्न जिसे आप कहते हैं उस पे जोर दे के आ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव रखा गया था इसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित करने के लिए, जो 72 देशों ने उसमें उन्होंने सहमति दी थी और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को डिक्लेयर करा गया था। मिलेट्स या श्री अन्न एक हमारे देश में एक पारंपरिक एक फसल है और जब से देश में हरित क्रांति आई तो ज़्यादा जोर गेहूं पे, चावल पे और उस प्रकार की फसलों पे आया और इसका उत्पादन कम होते रहा। जो ये साधारण घरों में खाया जाता था वो भी कम होने लग गया और इस पे जोर इसके लिए दिया जा रहा है। पहली चीज़ तो जैसे कहा गया स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा है और दूसरी चीज़ जो किसान है, जो छोटे किसान हैं, जो ज़मीन कम उपजाऊ होती है या बारिश कम होती है उधर ये उगा सकते हैं, लागत भी कम होती है। अगर अच्छे इसका उत्पादकता बढ़े तो उनका लाभ भी बढ़ेगा। और तीसरी चीज़ हम जब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसके लिए ये श्री अन्न एक बहुत अप्रोप्रिएट क्रॉप है क्योंकि बड़ी रिजिलियंट, क्लाइमेट रिजिलियंट है और क्लाइमेट फ्रेंडली क्रॉप है। तो एक तरह से देखा जाए जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, जो चुनौतियाँ हैं उसको श्री अन्न सब अच्छी तरह से एड्रेस करता है। हमारी रणनीति यही रही है कि सबसे पहले हम चाहते थे कि जन भागीदारी आए, लोग सचेत हों, अवेयरनेस आए उनमें मिलेट्स के बारे में। इसके लिए कई कार्यक्रम लिए गए हैं और आपको पता है, आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री खुद भी मन की बात में उन्होंने कई बार मिलेट्स के ऊपर कहा है और काफ़ी जोर से दिया है। अंतर्राष्ट्रीय फोरम में भी उन्होंने कई बार SCO हो या G20 हो, मिलेट्स के बारे में उन्होंने कहा है। और तो एक तरह से हर समाज के हर वर्ग में अवेयरनेस आ गई है। दूसरी चीज़ जो श्री अन्न के जो वैल्यू चेन के साथ सारे जुड़े हैं, किसान से लेके जो उनको बीज दिया जाता है, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, उसकी कलेक्शन होती है, उसकी फिर प्रोडक्ट्स बनते हैं, फिर बाज़ार में जो आते हैं, तो वैल्यू चेन में जितने इकोसिस्टम के प्लेयर्स हैं, कई स्टार्टअप्स, कई प्रोसेसिंग जो मशीनरी बनाते हैं, सारा ना केवल भारत में वैश्विक स्तर पे भी एक्सपोर्ट मार्केट को भी लेके जितने प्लेयर्स थे उनको हम एक जगह ला के सबने मिल के एक कोलैबोरेटिव वे में इसको आगे ले जाने की इसमें हमने कोशिश करी है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई,
आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों के सफल किसानों से। हमारी कोशिश रहती है कि उनकी दास्तानों को हम आप तक पहुंचा सकें ताकि आप उनकी कामयाबी की कहानी को जानकर प्रेरित हो सके। तो फिर आइए आज के सफल किसान से करते हैं मुलाकात। आज बात एक ऐसे ही किसान रवदीप सिंह की करते हैं जो पंजाब के रहने वाले एक सफल किसान हैं, जिन्होंने अपने फार्म पर रसायनों का इस्तेमाल ना करके 11 साल से जैविक खेती को पूरी तरह से अपना लिया है, जिससे वे लाभान्वित भी हो रहे हैं। 2009 में मेरे मदर बीमार हुए, उनको कैंसर था, तो वहाँ से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। उससे पहले मैं केमिकल फार्मर ही था, सब्जियों की खेती करता था और काफ़ी केमिकल यूज़ करता था। तो सबसे पहले तो मेरे को लगा कि यार जो हम खा रहे हैं तो वो तो सबसे पहले हमारे घर में ही हमें नुकसान दे रहा है। तो वहाँ से मेरी सोच थोड़ी बदलनी शुरू हुई। 2011 में मैंने ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे शुरू की। तो शुरुआत में मैं बासमती और गेहूं की फसल करता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सीख रहा था ये बातें, कुछ खेती विरासत मिशन जो NGO है उसके साथ मैंने थोड़ी देर ट्रेनिंग्स की। KVK के साथ एक यहाँ हंडिया में एक ट्रेनिंग वहाँ पे भी लगाई थी। तो मेन बात जो सीखने में आई वो थी कि क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी है। अब पिछले 4-5 साल से मैंने बासमती की खेती तो बंद कर दी है और पूरा एक जो कहेंगे कि मिक्स्ड क्रॉप वाला जो सिस्टम है वो शुरू किया हुआ है। और इस वक्त मेरे पास मेरे खेतों में पूरे साल में 40 के आसपास फसलें होती हैं, जिसमें इस वक्त गेहूं, सरसों, अलसी, सब्जियां हैं, कुछ फ्रूट्स भी हैं और दालें भी हैं। तो वो सारी फसलें सारा साल लगभग चलती रहती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसान अगर 1 या 2 फसल की जगह पर मिश्रित खेती को अपना ले, जिसमें मुख्य फसलों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियां, दलहनी फसलें लगाई जाती है, तो किसान ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। इसी सोच को अपनाकर रवदीप सिंह भी अपने खेतों में मिश्रित खेती कर रहे हैं। इनके खेत में लगभग 40 तरह की फसलें लगी हुई है, जैसे गेहूं, अलसी, सरसों, दलहनी फसलें, सब्जियां और फल। इन सभी फसलों की खेती रवदीप सिंह जैविक पद्धति द्वारा ही करते हैं। इस जो खेती से जो हमें उपज होती है, हमारी वो 3 तरह की मार्केट है जिसको हम कवर करते हैं। एक तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर से, हमारे खेत से ही बिकती हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, जैसे गेहूँ है या सरसों वगैरह, अलसी वगैरह। दूसरा सामान हम शनिवार को यानी हफ्ते में एक दिन बरनाला शहर में, हमारा यहाँ शहर है पास में, उसमें हम एक दिन की फार्मर्स मार्केट लगाते हैं। उसमें हमारी सारी सब्जियां, फल, जो भी हमारा मतलब सामान होता है रिटेल वाला, वो वहाँ बिकता है। और तीसरी मार्केट हम जो जनरल मार्केट है, आम मंडी है जो अपनी शहर की, हम उसे कवर करते हैं, जो हमारे पास बल्क प्रोडक्शन होती है, चाहे वो फ्रूट्स हों या वेजिटेबल्स हों। तो हम तीनों तरह की मंडी को लेके चलते हैं। तो उसमें ऐसा है कि हमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। बाकी जो आज से 10 साल पहले जो हमारा खर्चा था लेबर का, जो काफ़ी ज़्यादा था और मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी जो है कि इस वक्त हमारा खर्चा काफ़ी डाउन आ गया है और फसलें जो हैं वो पहले से ज़्यादा, पैदावार भी अब अच्छी हो गई है 10-11 साल में। तो अभी हमारी आमदन बढ़ी है और थोड़े खर्चे कम हुए हैं। रवदीप सिंह की कड़ी मेहनत और जैविक विधि की तरफ रुझान को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला के वैज्ञानिक भी इनके संपर्क में आए। उनका मकसद रवदीप को जैविक पद्धति के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराना था
साथ ही रवदीप को मिश्रित खेती के बारे में जानकारी देना भी था। पढ़े लिखे होने के कारण रवदीप सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लेकर जैविक खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी दी और आज वे विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त हुए तमाम जानकारियां हासिल कर जैविक पद्धति को अपनाकर अपने फार्म पर खेती कर रहे हैं। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में फिलहाल हम रुक रहे हैं एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब बारी है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर नजर डालने की। आज बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। हमारी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2015 में। तब से लेकर अब तक लाखों करोड़ों किसान इससे जुड़ चुके हैं और इससे लाभान्वित हो चुके हैं। बता दें आपको कि बदलते समय के साथ साथ इस योजना में भी कई तरह के बदलाव लाए गए हैं। आइए इन्हीं बदलावों की जानकारी पहुंचाते हैं आप तक सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के जरिए। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है। किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए।
परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। और इसी के साथ आपको जानकारी दें कि आप जुड़ भी सकते हैं हमारे साथ। ईमेल कीजिए हमें, ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। संगीतकार जिन्होंने एक महान गायिका से स्टूडियो की बजाय बाथरूम में गाना गवाया। चांदनी आई बनके प्यारो साजना ओ साजना। वो धुनों के उस्ताद जिन्होंने ब्लैंक चेक पर भी नहीं बेचा अपना हुनर। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाए जहां फिर कहां। जी हाँ, महान संगीतकार नौशाद साहब के संगीत में सजे गीत और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। रविवार सुबह 8 बजे ओनली ऑन DD नेशनल। किसान चैनल पर। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। DD किसान, बदलते भारत की शान।